नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, दुनिया में सपने तो सब देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पंख लगाने का हुनर सिर्फ एक ही इंसान सिखा गया। वो जिन्होंने कहा था, छोटा लक्ष्य एक अपराध है, स्मॉल एम इज अ क्राइम। बिल्कुल सही आरके। भारत के मिसाइल मैन और बच्चों के सबसे प्यारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज हम उनकी उस किताब को डिकोड करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए सफलता का एंथम है। हम होंगे कामयाब। इस किताब में कलाम सर ने देश भर के बच्चों और युवाओं के उन सवालों के जवाब दिए हैं जो हम सबके मन में उठते हैं। मैं सफल कैसे बनूं? क्या मैं भी महान बन सकता हूं? ईश्वर और विज्ञान में क्या रिश्ता है? अगर आप अपनी जिंदगी में कंफ्यूज्ड हैं और एक ऐसा मेंटोर ढूंढ रहे हैं जो आपको सही रास्ता दिखाए, तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये एक विजन है। तो चलिए अपने अंदर की आग को चिंगारी देते हैं और सीखते हैं जीतने का तरीका, सिर्फ द बुक पॉड पर। आज हमारे सामने कोई रिपोर्ट या आर्टिकल नहीं है, बल्कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विचारों का एक ऐसा खजाना है जो सीधे छात्रों के साथ उनकी बातचीत से निकला है। ये वो सवाल हैं जो देश के सबसे युवा दिमागों में थे और ये वो जवाब हैं जो मिसाइल मैन ने उन्हें दिए। आज हम इसी बातचीत की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के भविष्य को लेकर उनकी सोच असल में क्या थी। और यही बात इस मटेरियल को खास बनाती है। ये कोई तैयार की हुई स्पीच नहीं है, ये एक लाइव Q&A है। इससे हमें सीधे पता चलता है कि युवा किस बारे में सोच रहे थे, भ्रष्टाचार, करियर, संस्कृति, और डॉक्टर कलाम कैसे बड़ी बड़ी उलझी हुई समस्याओं को भी बहुत ही सरल और मानवीय समाधानों में बदल देते थे। उनकी सोच की जो स्पष्टता यहाँ दिखती है वो कमाल की है। बिल्कुल, तो चलिए सीधे उन्हीं सवालों से शुरू करते हैं जो आज भी उतने ही सच लगते हैं। एक छात्र ने सीधे सीधे भ्रष्टाचार पर सवाल पूछा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर कोई बात करता है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं लगता। डॉक्टर कलाम ने इसे कैसे देखा? उनका जवाब ही उनकी पूरी सोच को दिखाता है। उन्होंने किसी सरकारी नीति या नए कानून की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की शक्ति सिर्फ 3 लोगों के पास है। सिर्फ 3 लोगों के पास? हाँ, माँ, पिता और प्राइमरी स्कूल का टीचर। उनका मानना था कि अगर ये 3 लोग बच्चे के मन में छोटी उम्र से ही ईमानदारी का बीज बो दें, तो दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। ये सुनना जितना सरल लगता है उतना ही गहरा भी है। बिल्कुल। मतलब वो समस्या के समाधान के लिए सिस्टम पर नहीं बल्कि समाज की सबसे छोटी और मजबूत इकाई, परिवार और स्कूल पर भरोसा कर रहे थे। बिल्कुल सही। वो कह रहे थे कि बदलाव ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर आएगा, हर घर से शुरू होगा। और यही सोच उनके बाल मजदूरी पर दिए जवाब में भी दिखती है। हाँ, एक छात्रा ने पूछा था कि क्या इस प्रथा को कभी खत्म किया जा सकता है? ये एक बहुत ही भावुक सवाल है। इस पर उन्होंने मसले को 3 लेवल पर देखा। पहला, बच्चे की अपनी इच्छा शक्ति की वो पढ़ना चाहता है। ठीक है। दूसरा, माता पिता की काउंसलिंग और शिक्षा, खासकर उन्हें नशे जैसी आदतों से बाहर निकालना, जिसके लिए एक सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल भी है, उन लोगों में आत्मनियंत्रण जगाना जो बच्चों को काम पर रखते हैं, ताकि वो उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखें। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या ये थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? खासकर तीसरा पॉइंट, आज के जमाने में किसी की अंतरात्मा को जगाना कितना व्यवहारिक है? सवाल बहुत वाजिब है। लेकिन डॉक्टर कलाम का मानना था कि कानून अपना काम करेगा, जिससे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार है। पर असली और स्थायी समाधान तभी आएगा जब समाज की सोच बदलेगी। कानून सजा दे सकता है, पर सही और गलत का एहसास तो समाज ही सिखाता है। समझ गई। तो उनकी नजर में ये आदर्शवादी नहीं बल्कि एकमात्र स्थायी रास्ता था। और यही सोच उनके संस्कृति पर दिए गए जवाब में भी झलकती है, जहां एक छात्र ने पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के बारे में पूछा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उन्होंने किसी तरह की रोक या पाबंदी की बात नहीं की। उनका सुझाव था कि स्कूलों में हर हफ्ते 1 घंटा नैतिक विज्ञान की क्लास हो। इसमें बुद्ध, गांधी, लिंकन जैसे महान लोगों के जीवन के बारे में पढ़ाया जाए, हमारी अपनी सभ्यता की कहानियां सुनाई जाएं। मतलब अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं, तो कोई भी हवा आपको उखाड़ नहीं सकती। वही तो। अब उस बड़े सपने की बात करते हैं जिसका जिक्र डॉक्टर कलाम लगभग अपनी हर बातचीत में करते थे, विजन 2020। आज जब हम 2020 को पार कर चुके हैं, तो ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या ये सपना अधूरा रह गया? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 2020 एक तारीख से ज्यादा एक लक्ष्य था, एक दिशा थी। और उनके लिए विकसित भारत का मतलब सिर्फ GDP के आंकड़े या बड़ी बड़ी इमारतें नहीं था।
उनका मापदंड बहुत मानवीय था। देश के 1 अरब से ज्यादा नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान। 1 अरब चेहरों पर मुस्कान, ये सुनने में ही कितना बड़ा लक्ष्य लगता है। इसका जमीनी मतलब क्या था? इसका जमीनी मतलब था उस वक्त गरीबी रेखा से नीचे जी रहे 26 करोड़ लोगों को उस चक्र से बाहर निकालना। उन्हें अच्छा भोजन, रहने के लिए घर, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और काम करने के मौके देना। और इस लक्ष्य को पाने के लिए उनकी सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति क्या थी? हम यह कर सकते हैं कि भावना। वो बार बार देश की युवा आबादी का जिक्र करते थे। 25 साल से कम उम्र के 54 करोड़ युवा। वो कहते थे कि इतनी बड़ी युवा शक्ति और हमारे प्राकृतिक संसाधन मिलकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस हम कर सकते हैं कि भावना को जगाने के लिए उन्होंने भारत के इतिहास से भी कोई प्रेरणा ली थी। यहाँ सम्राट अशोक का एक जिक्र है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प उदाहरण है। वो बताते हैं कि कैसे कलिंग युद्ध में हुए भयानक खून खराबे ने सम्राट अशोक का दिल बदल दिया और उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। यहीं से अहिंसा के उस महान सिद्धांत का जन्म हुआ जो भारत की दुनिया को सबसे बड़ी देन है। और इसी सिद्धांत को महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। बिल्कुल, ये कहानी दिखाती है कि भारत की असली ताकत आक्रामकता में नहीं बल्कि उसकी नैतिक शक्ति में है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन एक और चिंता जो उस समय भी थी और आज भी है, वो है प्रतिभा पलायन यानी ब्रेन ड्रेन। इस पर उनका क्या कहना था? इस पर उनका नजरिया उस समय के हिसाब से बहुत ही अनोखा और आगे का था। उन्होंने कहा कि अगर हर साल लाखों इंजीनियर और डॉक्टर देश से बाहर जा भी रहे हैं तो चिंता मत करो, वो जहां भी जाते हैं अपने परिवार, अपने शिक्षण संस्थानों से जुड़े रहते हैं। वो ज्ञान और धन दोनों वापस भेजते हैं। वाह, मतलब वो इसे ब्रेन ड्रेन की तरह नहीं बल्कि एक तरह से ब्रेन सर्कुलेशन की तरह देख रहे थे। ये विचार तो आज के डिजिटल नोमैड और रिमोट वर्क के जमाने में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। ऐसा लगता है डॉक्टर कलाम भविष्य देख पा रहे थे। बिल्कुल, वो प्रतिभा को एक जगह सीमित नहीं मानते थे बल्कि उसे ग्लोबल नेटवर्क के तौर पर देखते थे जिसका केंद्र भारत हो सकता है। और इस नेटवर्क की नींव शिक्षा ही थी। चलिए तो फिर शिक्षा पर ही आते हैं। मुझे उनकी ये बात बहुत पसंद है कि हर बच्चा एक वैज्ञानिक होता है। इसका असली मतलब क्या था? उनका मतलब था कि बच्चे स्वभाव से ही जिज्ञासु होते हैं। वो हमेशा पूछते हैं ये क्या है, ऐसा क्यों होता है। ये सवाल पूछना, तर्क करना, प्रयोग करना, यही तो एक वैज्ञानिक की निशानी है। वो मानते थे कि हमारी शिक्षा प्रणाली का काम बच्चे की इस स्वाभाविक रचनात्मकता को बाहर निकालना होना चाहिए, ना कि उसे दबा देना। ये तो आज की शिक्षा प्रणाली पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है जो अक्सर तनाव और किताबी बोझ से भरी मानी जाती है। आपने सही जोड़ा। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले पैदा करना नहीं बल्कि नौकरी देने वाले यानी उद्यमी बनाना होना चाहिए। जॉब क्रिएटर्स, नॉट जॉब सीकर्स। बिल्कुल, छात्रों को कॉलेज के दिनों से ही उद्योग धंधे लगाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। और इसके लिए सबसे जरूरी है शिक्षक। हाँ, वो कहते थे कि एक महान शिक्षक वो है जो छात्रों को सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि उन्हें जीवन भर सीखने वाला बना देता है। और एक छात्र के लिए सबसे जरूरी गुण क्या है? कड़ी मेहनत, अनुशासन। उनके अनुसार सबसे जरूरी गुण है अपने प्रति ईमानदारी और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता। अगर ये 2 चीजें हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप आ जाता है। ये गुण ही उसे एक अच्छा इंसान और एक आदर्श नागरिक बनाते हैं। डॉक्टर कलाम एक महान वैज्ञानिक थे, लेकिन उनकी बातों में आध्यात्म और ईश्वर का जिक्र भी बार बार आता है। कई लोगों को लगता है कि विज्ञान और आध्यात्म 2 अलग-अलग रास्ते हैं। उनके लिए तो ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। वो कहते थे कि विज्ञान सत्य की खोज करता है और ये खोज इंसान को भौतिक समृद्धि देती है। वहीं आध्यात्म ईश्वर का आशीर्वाद लेकर मन में शांति लाता है। दोनों का लक्ष्य मानव का कल्याण ही है। उन्होंने आइंस्टीन और डॉक्टर सीवी रमन का उदाहरण भी दिया था, है ना? हाँ, कि वो अपने क्षेत्र के शिखर पर थे और साथ ही गहरे आस्तिक भी थे। उनका एक बहुत सुंदर तर्क था इस पर। वो कहते थे कि जब आप रात में आकाश को देखते हैं, अरबों तारों को, ग्रहों को, तो इस विशाल ब्रह्मांड की बनावट को देखकर आप इसके बनाने वाले से प्रेरित हुए बिना रह ही नहीं सकते। एक वैज्ञानिक के लिए ब्रह्मांड का हर रहस्य ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है। उन्होंने अपने जीवन की कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया है जिन्होंने उन पर गहरी छाप छोड़ी। एक कहानी उनके 5वीं क्लास के टीचर की है। जी, उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर उन्हें क्लास में पढ़ा रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ता है। जब बच्चों को समझ नहीं आया तो वो पूरी क्लास को समुद्र के किनारे ले गए। वहां उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर समझाया कि उनके पंख कैसे काम करते हैं। उस दिन
उस जीवंत उदाहरण ने बालक कलाम के मन में विज्ञान की ऐसी चिंगारी लगाई कि उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें उड़ान से जुड़ा ही कुछ करना है। ये दिखाता है कि प्रैक्टिकल लर्निंग कितनी जरूरी है। और एक दूसरी घटना है भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब SLV की विफलता की। बिल्कुल। वो उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। जब रॉकेट लॉन्च होने के कुछ ही मिनटों बाद बंगाल की खाड़ी में गिर गया तो पूरी टीम सदमे में थी। तब मिशन के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धरन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। वाह। उन्होंने कलाम से कहा कि जब हम फेल होते हैं तो लीडर जिम्मेदारी लेता है और जब हम कामयाब होते हैं तो वो कामयाबी टीम की होती है। ये सिर्फ मैनेजमेंट का नहीं, जीवन का बहुत बड़ा सबक है। और यही हुआ। ठीक 1 साल बाद जब SLV सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ तो प्रोफेसर धवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए डॉक्टर कलाम को आगे कर दिया। उस एक घटना ने उन्हें विफलता को संभालना और सफलता को विनम्रता से स्वीकार करना सिखाया। आखिर में किसी ने उनसे एक बहुत ही निजी सवाल पूछा कि वो चाहेंगे कि दुनिया उन्हें किस रूप में याद रखे, एक वैज्ञानिक, एक राष्ट्रपति या मिसाइल मैन। और उनका जवाब उनकी पूरी शख्सियत का निचोड़ है। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो एक अच्छे इंसान के रूप में, उसके बाद एक टीचर के रूप में, और फिर शायद उस व्यक्ति के रूप में जिसने लाखों करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का एक सपना देखा और उसके लिए काम किया। राष्ट्रपति या वैज्ञानिक जैसे पद उनके लिए मायने नहीं रखते थे। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो सार यही निकलता है कि डॉक्टर कलाम का संदेश बहुत साफ था। एक बड़ा सपना देखो, उसे हासिल करने के लिए ज्ञान प्राप्त करो, उस ज्ञान के लिए कठोर परिश्रम करो और बाधाओं से कभी हार मत मानो। बिल्कुल। उनका पूरा दर्शन आशा और कर्म पर आधारित था। वो भारत के युवाओं को भाषण नहीं देते थे, बल्कि उनमें आत्मविश्वास जगाते थे। उनका मानना था कि शिक्षा, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम ही एक समृद्ध, खुशहाल और शक्तिशाली भारत बना सकता है। ये बातचीत हमें सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। डॉक्टर कलाम ने ये दृष्टि लगभग 2 दशक पहले रखी थी। आज की तेजी से बदलती दुनिया में जहां AI, क्लाइमेट चेंज और नई तरह की सामाजिक चुनौतियां हमारे सामने हैं, उनकी कही कौन सी बातें पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गई हैं और कौन सी ऐसी नई चुनौतियां हैं जिनके लिए हमें अब नए सिरे से सोचना होगा। तो दोस्तों, ये थी हम होंगे कामयाब की वो सीख जो बताती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कलाम सर ने कहा है, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप छोटा सोचना बंद कर देंगे और अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य, एम तय करेंगे। अगर आज आपको कलाम सर की बातों से नई दिशा मिली है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर देश के युवाओं तक ये आवाज पहुंचाएं। इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट और युवा के साथ शेयर करें जिसे लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। ये वीडियो उनकी जिंदगी बदल सकता है। और अब आज का वो सवाल जो डॉक्टर कलाम के विजन को आगे बढ़ाएगा। कलाम सर हमेशा पूछते थे, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ? तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको एक सच्चे भारतीय की तरह नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आज डॉक्टर कलाम आपके सामने होते और आपसे पूछते कि बेटा बेटी तुम्हारा वो एक बड़ा सपना क्या है जिससे हमारा भारत देश महान बनेगा, तो आप उन्हें क्या जवाब देते? जैसे मैं एक ईमानदार अफसर बनूंगा या मैं एक बड़ा स्टार्टअप खोलूंगा? अपना सपना कमेंट में लिखिए। याद रखिए, छोटा लक्ष्य अपराध है। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं RK और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे एक नई उड़ान और नई किताब के साथ। तब तक के लिए सपने देखिए और मेहनत करिए। हम होंगे कामयाब।